Vishnu Kumar Dwivedi and you all are watching Shri Brahmadev classes. दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ड. वी आर ऑलरेडी रिकॉर्ड फॉर ह्यूमन आई, functions of human eye, organs and their respective functions also. डिफेक्ट ऑफ ह्यूमन आई के लिए हमने बच्चों रिकॉर्ड किया है. नाउ वी विल कंसीडर द डिफरेंट सिनेरियोज, डिफरेंट डिफेक्ट्स एंड ऑल द थिंग्स वी हैव इन दिस चैप्टर. क्लास 10th का ये चैप्टर है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है एज सिनेरियो ऑफ कलरफुल वर्ड. रंगीन दुनिया समझने में बहुत सारी चीजें प्रकाश से संबंधित हैं और ह्यूमन आई से रिलेटेड हैं, उनके डिफेक्ट हैं. बहुत सारा टॉपिक का एक ओवरव्यू अगर आप देखो, बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर रहेगा ये. आइए दोस्तों एक एक बारीकी से हम पढ़ेंगे, बहुत ही अच्छी चीजें हैं. चलिए, और जो दोस्त पहली बार इस चैनल पर आए हैं उन सभी से मेरी गुजारिश है, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और हमारे साथ बने रहेंगे. ठीक है, अंत तक हम बने रहेंगे अपने साथ और एक एक चीज को एक एक बहुत ही बारीकी से समझेंगे. होप दिस lecture would be helpful. Okay, so if you like this lecture, you may comment, you may share with your friends also. We are having a PDF and we have the content of that. So we will now discuss in detail every chapter, every topic which is very related with the scenario. So Jai Hind to all. Here is our PDF. Here is our PDF. Okay, so we will now discuss in detail about all the things. Give me a minute until our PDF, our different sections is related. Okay, different things are related. So we have the PDF also. So our topic is what? Human eye and colorful words. रंगीन दुनिया किस तरीके से होती है और क्या क्या चीजें यहाँ पर हम अप्लाई करते हैं फिजिक्स को लेकर. दोस्तों सभी बातें हम बहुत ही बारीकी से डिस्कस करेंगे. बने रहेंगे हमारे साथ अंत तक और एक एक चीज को मैं यहाँ समझाने का प्रयास करूंगा बहुत ही बारीकी से. आइए, ह्यूमन आई तो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं. अब हम ह्यूमन आई के कुछ और कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे. पिक्चर कैसे बनती है, फंक्शंस किस तरीके से होता है, हमें जो चीजें दिखाई देती हैं उसकी जो इमेजेस होंगी वो रेटिना पे उल्टी बनती हैं. दोस्तों ये सब हम पढ़ चुके हैं. नाउ द टॉपिक इज कि पावर ऑफ अकोमोडेशन क्या है. पावर ऑफ अकोमोडेशन मीन्स होता है कि हम जब भी कोई चीजों को देखते हैं, कोई भी दो चीजें जो पहले पास में हो, फिर कोई दूसरी वाली वस्तु आप देखो तो एडजस्ट करना पड़ता है. हमारी आई को, हमारी आंख को बच्चों एडजस्ट करना पड़ते हैं अपनी फोकल लेंथ को. ठीक है, अपने अपने अकोमोडेशन को, पावर को. ठीक है, so this is called power of accommodation, power of adjusting. ठीक है, power of adjusting the focal length. ठीक है, एक एक बात समझेंगे कि हमारे आंखों में जो लेंस होता है दोस्तों, it is very composed of fibrous, a jelly like material substance और its curvature. ये जो कर्वेचर है ये बच्चों समय समय पर मॉडिफाई होता रहता है, चेंज होता रहता है अकॉर्डिंग टू द नीड, अकॉर्डिंग टू द डिस्टेंस ऑफ इमेजेस. और ये जो चेंजिंग होती है वो सैलरी मसल्स से होती है, क्योंकि सैलरी मसल्स को पकड़े रहने का काम कौन करता है? नहीं, आई लेंस को पकड़ने का काम कौन करता है बच्चों? सैलरी मसल्स करती हैं. ठीक है, समय होने के साथ साथ ये कैसी होती हैं? वीक हो जाती हैं. तो यहाँ पे आप देखोगे चेंज ऑफ कर्वेचर ऑफ आई कैन दस चेंज इट्स फोकल लेंथ. जब आप किसी दूर वाली और किसी पास वाली वस्तु को अलग अलग बार बार साइमल्टेनियसली देखोगे तो वेयर देयर इज एडजस्टिंग ऑफ फोकल लेंथ. जब ये कर्वेचर आई के लेंस का जो कर्वेचर है, आपको मैंने बताया थी सारी चीजें. सो वहां पर जब बच्चों फोकल लेंथ इसकी चेंज होती है तब जाकर सैलरी मसल्स भी
ये कभी कभी रिलैक्स करेंगे, कभी कभी कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, ये बातें होती हैं। सो इट इज बेसिकली रिलेटेड विद अकोमोडेशन। ठीक, अकोमोडेशन क्या है, ये जो दोस्तों हैं ये कभी कभी इंक्रीज करती है, फोकल लेंथ इंक्रीज हो जाएगी, कभी कभी डिक्रीज हो जाएगी। ये बच्चों हेल्पफुल होती है बहुत दूर की चीजों को देखने के लिए। ठीक है, व्हेन यू आर लुकिंग एट ऑब्जेक्ट क्लोजर टू आई, यही सब बातें अभी मैंने बताई थी आपको। सो वहां पर अगर आप देखो एकोमोडेशन है क्या, तो सबसे पहले हम समझेंगे द एबिलिटी द एबिलिटी ऑफ आई to adjust its focal length. This is called accommodation. Okay, so when we are having we are seeing the different devices आपके आसपास जो भी है, सो वहां पर आंख को देखने के लिए उसकी फोकल लेंथ को एडजस्ट करना पड़ता है, अपने कर्वेचर ऑफ आई को, फोकल लेंथ को एडजस्ट करना होता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड अकोमोडेशन। क्लियर है? अब एक बात आप समझो, ठीक है, आपकी आंख की जो फोकल लेंथ होती है बच्चों, एफ स्मॉल एफ होती है, वो केवल एक सर्टेन लिमिट तक ही सर्टेन लिमिट तक ही डिक्रीज हो सकती है। क्लियर है? ऐसे समझिए जैसे एक प्रिंटेड पेज है, उसको आप क्या करेंगे, आप पढ़ेंगे तो एक अगर आपके पास में लेते चले जाएंगे, पास में लेते चले जाएंगे, तो आपकी आंखें कैसी होंगी, आपकी आंखों की जो नसें हैं वो वहां पर आपका दिमाग थोड़ा चकराने लगेगा। क्यों? क्योंकि वहां पर 25 सेंटीमीटर की जो डिस्टेंस है, उतनी पास की वस्तुओं को कोई भी आंख, आपकी जो ह्यूमन आईज हैं वो देख पाती हैं। बट वहां 24 भी कर देंगे, 20 कर देंगे या 19 कर देंगे, 25 से लेस देन 25 जो डिस्टेंसेस हैं, वहां पर अगर आप देखोगे तो 25 सेंटीमीटर से लेस जो डिस्टेंसेस रहेंगी मित्रों, वो कभी भी आप नहीं देख पाओगे उन ऑब्जेक्ट्स को। क्लियर है? द मिनिमम डिस्टेंसेस, क्यों? अच्छा, ये भी समझेंगे कि 25 सेंटीमीटर तक ही चीजों को हम उससे नीचे क्यों नहीं देख पाएंगे, क्योंकि द मिनिमम डिस्टेंस होती है ये, द मिनिमम डिस्टेंसेस एट विच द ऑब्जेक्ट कैन बी सीन डिस्टिंक्टली विदाउट स्ट्रेन, मतलब बिना परेशानी के हम चीजों को अलग अलग करके हम बहुत ही बारीकी से चीजों को देख पाते हैं, एक मिनिमम डिस्टेंस होती है ये। क्लियर है दोस्त? सो एक और पॉइंट हम कह सकते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। सबसे कम सबसे कम जो डिस्टेंस रहेगी वो 25 सेंटीमीटर रहेगी, और सबसे ज्यादा रहेगी वो रहेगी इन्फिनाइट। ठीक है, अगर आप देखो, ठीक है, इसको कहते हैं नियर पॉइंट ऑफ विजन। 25 सेंटीमीटर को क्या कहते हैं दोस्तों? नियर पॉइंट ऑफ विजन। क्लियर है? अगर हम एक स्वस्थ आदमी की बात करेंगे तो वहां 25 सेंटीमीटर होगी। अगर हम बहुत दूर की वस्तुओं को देखेंगे और उनकी वस्तुओं को क्लियरली देख पा रहे हैं, सो यहाँ पर इट इज कॉल्ड फार पॉइंट ऑफ आई या फार पॉइंट ऑफ विजन, जिसको आप इनफिनाइट मानते हो। इट इज ऑल्सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड इन्फिनिटी। ठीक है। अच्छा, होता क्या है दोस्तों, अच्छा समझे आप कि अकोमोडेशन क्या है? अकोमोडेशन क्या है, पावर ऑफ अकोमोडेशन के साथ साथ फोकल लेंथ कैसे एडजस्ट होती है, आई के अपर्चर हम कैसे चेंज करते हैं, आई का कर्वेचर हम कैसे चेंज करेंगे दोस्तों, एंड ये फार पॉइंट और जो आपका नियर पॉइंट है वो गया है। क्लियर? अच्छा, एक और बात समझेंगे कि कुछ लोगों में ऐसा होता है कि क्रिस्टलाइन लेंस समय के साथ साथ मिल्की होने लगता है, दूधिया होने लगता है, सफेद होने लगता है मित्रों, क्लाउडी हो जाएगा। ठीक है, जाला हो जाएगा। और इसी प्रोसेस को, इस वाली जो डिफेक्ट है ह्यूमन आई में, वो डिफेक्ट कहलाता है बच्चों कैटरैक्ट। क्लियर है? क्या कहलाएगा? कैटरैक्ट कहलाएगा साथी। पार्शियल दिस कॉज व्हाट? अच्छा, होता क्या है जब ये ह्यूमन आई कैटरैक्ट से इफेक्ट हो जाएगी या इसमें कैटरैक्ट हो जाएगा, तब क्या होगा? आपकी आंखों की जो रोशनी है वो तो या तो पार्शियली चली जाएगी,
या तो आपको धुंधला दिखने लगेगा, दूर का नहीं समझ आएगा अच्छे से। और अगर आप क्या कर रहे हैं, अगर आपकी मिल्की आईज हो रही हैं तो वो कंप्लीटली लॉस ऑफ विजन हो सकता है। क्लियर है? इट इज पॉसिबल टू रिस्टोर विजन थ्रू अ कैटरेक्ट सर्जरी। कैटरेक्ट सर्जरी के वजह से हम इसकी लेंस को चेंज कर सकते हैं। हमने ह्यूमन आई के चैप्टर को बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया था, और वहां पर कैटरेक्ट को कैसे सुलझाया जाएगा, कैसे हम सर्जरी के थ्रू कैटरेक्ट की जो क्रिस्टलाइन लेंस है उसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है? So these are the different scenarios of what we have now. Defect of a vision and their corrections. Defect of visions में हमने बहुत सारी चीजों को पढ़ा था. We are not rightly getting it in this lecture. In this lecture we are not discussing it. ठीक है? अगर हम बात करें, मायोपिया होता है, जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं। मायोपिया होता है, ठीक है? इसके अलावा हाइपरमेट्रोपिया होता है, ड्रेस बायोपिया होता है। ठीक है? These are the few defect of human eye. Now we are not going in the detail because we have already make a section of that. ठीक है? Made a different scenario, different uh, lecture of that. Clear है? Now we will discuss about the different scenarios, different questions we have. क्लियर है दोस्तों? देखिएगा, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, व्हाट इज मीन्ड बाय पावर ऑफ अकोमोडेशन ऑफ ह्यूमन आई? इट इज the ability to adjust the focal length according to the need, according to the vision. We are seeing the different farthest or nearest object. So it is basically the change of the focal length, basically the change of the curvature of eye. And on the curvature of eye changing, the salivary muscles are contract and what relaxes. So on that scenario we are going to change the focal length of eye. This is called accommodation of eye. बात समझी? नहीं समझी? कोई बात नहीं, एक बार ही कहेंगे। एक बार इसको दोबारा से पढ़िए, दोबारा से इसको पीछे ले जाइए वीडियो को और फिर से देखिएगा, क्योंकि आई हैव ऑलरेडी taught but it is in English. Okay, so you have to be worry about English, and you have to practice in English if this is very what we can say, let it leave. So on the second question we have, एक आदमी है, एक पर्सन है विद अ मायोपिक आई, उसको मायोपिया हुआ है, कैन नॉट सी बियॉन्ड, कैन नॉट सी बियॉन्ड 1.2 मीटर डिस्टिंक्टली, मतलब 1 मीटर, 1.2 मीटर, या फिर हम कहें, ठीक है, 1.2 मीटर के बाद का वो देख ही नहीं पा रहा है। अगर वो 1.2 मीटर किसी भी चीज से दूर हो जाता है तो वह चीज जो है उसको कंप्लीटली विजिबल नहीं होती है, अच्छे से विजिबल नहीं होती है। तो इन दैट केस व्हाट वी हैपन, व्हाट शुड बी द टाइप, व्हाट शुड बी द टाइप ऑफ करेक्टिव लेंसेज यूज्ड टू रिस्टोर पावर विजन? याद रखिए, उसको कौन से चश्मे की आवश्यकता होगी, कौन से लेंस हम लगाएं जो उसकी आंखों की बीमारी ठीक हो जाए। तो दिस इज सर्टेनली अ केस ऑफ दोस्तों मायोपिया। ये दूरदृष्टि दोष है, यानी कि दूर की चीजों को आप नहीं देख पाते हो। ठीक है? दूर मतलब अगर आप पास की चीजों को देख पा रहे हो बट दूर की चीजों को नहीं देख पा रहे हो, तो उस केस में अगर आप देखोगे, आपको एक आपको एक करेक्टिव लेंस की जरूरत होगी, वो होगा कॉनकेव लेंस। नेगेटिव नेगेटिव जो फोकल लेंथ है उसका एक आपको लेंस लगवाना होगा। जो पावर होगी आपकी वो वहां पे डॉक्टर्स आपको बता देंगे। सर्टेनली आपको जो कॉनकेव लेंस है उसका यूज करना चाहिए। ठीक है? नाउ व्हाट इज द फैक्ट बियॉन्ड द मायोपिक आई डिफेक्ट? सो बेसिकली होता क्या है दोस्तों कि जो जो पहला यहाँ पर इस डिफेक्ट में, इस बीमारी में दोस्तों होता ये है कि जो जो आपकी जो इमेज रेटिना पर बननी चाहिए थी, वो बच्चों इस वाले डिफेक्ट में रेटिना के पीछे बनती है। आइए इसको समझते हैं। यहाँ पर आप देखिए, लेट मी वॉच इट। हाँ, मायोपिया। सो यहाँ हो क्या रहा है, यहाँ हो क्या रहा है, देखो, फॉर पॉइंट ऑफ मायोपिक आई, यहाँ देखिए कि आप क्या कर रहे हो,
आप मायोपिया में यहाँ पर जो ह्यूमन आई है, आप देखो फार पॉइंट ऑफ मायोपिक आई कहाँ पे है, ये है। लेकिन मायोपिक आई, ठीक है, मायोपिक आई में यहाँ पर आप देखो कि जो, एक सेकंड, ये देखिए यहाँ करेक्शन किस तरीके से होगा। करेक्शन फॉर मायोपिया, एक हम कॉनकेव लेंस लगाएंगे और उस लेंस से क्या होगा, उस लेंस से आपकी जो फोकल लेंथ है, यहाँ पर मैं एक बात बता दूं आपको, यहाँ पर जो ह्यूमन आई का जो इमेज बन रहा था वो रेटिना के पहले बन रहा था, देखिए रेटिना के बच्चों पहले बन रहा था। बट यहाँ पर अगर आप हाइपरमेट्रोपिया के केस को देखेंगे, सॉरी अबाउट दिस, बट अगर हम हाइपरमेट्रोपिया के केस में देखेंगे तो रेटिना के पीछे बनेगी इमेज, ठीक है, रेटिना के दोस्तों पीछे इमेज बनती है। सो इस केस में अगर आप देखोगे आपको कॉन्वेक्स लेंस की जरूरत होगी, जो इस वाले पॉइंट को खींचकर, इस वाले इमेज को खींचकर रेटिना पर लाएगी। अभी हमारा क्वेश्चन क्या है, हमारा क्वेश्चन रिलेटेड है मायोपिया से। तो मायोपिया में जो दोस्तों है इमेज जो है वो आपकी रेटिना के आगे बनती है, इस वजह से धुंधली हो जाती है, ठीक है, आप उस चीज को बढ़िया से नहीं देख पाते हो क्योंकि वो पहले ही बन जा रही है जबकि रेटिना पर पहुंच ही नहीं रही है। तो रेटिना पर जैसे ही पहुंचेगी तो हमें कौन से लेंस का यूज करना होगा, हमें बच्चों कॉनकेव लेंस का यूज करना होगा और आगे जाके उसको हम एडजस्ट कर सकते हैं रेटिना पर। सो इट इज वेल बैलेंस्ड व्हेन वी आर यूजिंग कॉनकेव मिरर। तो आप समझे कि हम कौन से लेंस का यूज करेंगे, क्या करेंगे। क्लियर है दोस्त। व्हाट इज फार पॉइंट एंड नियर पॉइंट ऑफ ह्यूमन आई एंड नॉर्मल विजन, ठीक है। एक बच्चा, एक एक दोस्त है जिसका जिसका ह्यूमन आई में एक नॉर्मल पॉइंट है, नॉर्मल विजन है। तो अभी आप समझिए कि व्हाट इज द फार पॉइंट एंड नियर पॉइंट, ये पूछा हुआ है। तो फार पॉइंट तो इन्फिनाइट हो जाएगा और नियर पॉइंट हो जाएगा, या फिर हम कहें नियर पॉइंट ऑफ विजन हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर से कम सेंटीमीटर वाले डिस्टेंसेस को वो विदाउट स्ट्रेन नहीं देख पाएगा। 25 सेंटीमीटर से ज्यादा पास ले आओगे तो दिखेगा ही नहीं। क्लियर है। इन्फिनाइट हो जाएगा आपका फार डिस्टेंस, ये हो जाएगा क्लियर। अब एक बच्चा है हैज डिफिकल्टी इन रीडिंग द ब्लैक बोर्ड while sitting in the लास्ट ऑफ द रो। पीछे बैठने वाले बच्चे को बहुत ही दिक्कत हो रही है ब्लैक बोर्ड को देखने में। कुड यू आइडेंटिफाई द डिफेक्ट द चाइल्ड इज सफरिंग फ्रॉम। क्या आप उस बच्चे की बीमारी या दृष्टि दोष को बता सकते हो। हाँ सर हम बता सकते हैं, क्योंकि वो जब दूर बैठ जाता है तो दूर की वस्तुओं को नहीं देख पाता है, वो ब्लैक बोर्ड की लिखी हुई चीजों को नहीं पढ़ पा रहा है अच्छे से। सो इट इज अ केस ऑफ myopia. Clear. And we have to suggest to use concave lenses in the spectacles we have. हाँ, उसके पास जो चश्मा है बच्चों उसमें हम क्या लगा देंगे, कॉनकेव लेंस लगा देंगे और तो उसकी बीमारी ठीक हो जाएगी। ठीक है। तो सर्टेन केसेस के उसकी कितनी दूरी का वो नहीं देख पा रहा है, उसका फोकल लेंथ लगा दीजिए, उसी डायोप्टर का उसको चश्मा लगवा दीजिए। क्लियर है। अच्छा, फोकल लेंथ के लिए एक पूरा एक सिनेरियो होता है जिसको आप देख सकते हो। पावर क्या होती है, पावर इज द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ, 1/f होता है। सो इट इज इक्वल टू पी। तो पी अगर आप देखेंगे तो पावर का जो यूनिट होगा वो डायोप्टर होगा दोस्तों। ठीक है, आप डायोप्टर होगा ये, इसको कैपिटल डी से डिनोट किया जाता है। ठीक है। अच्छा, फोकल लेंथ नेगेटिव होती है, अगर आप देखेंगे कॉनकेव लेंस के केसेस में नेगेटिव होगी और कॉन्वेक्स लेंस के केसेस में पॉजिटिव पावर होगी। जो दूर के ऊपर चश्मे लगाते हैं उनके लिए नेगेटिव लेंसेज के चश्मे आते हैं और जो पास के चश्मे लगाते हैं उनके लिए पॉजिटिव के आते हैं। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट वी विल अंडरस्टैंड अबाउट द व्हाई वी हैव टू आईज फॉर विजन। ठीक है। यू टॉक्ड ऑफ वंडरस थिंग्स यू सी। ठीक है।
सूरज को देखते हो, चंद्रमा को देखते हो, और भी बहुत सारी चीजें हैं, दिन रात को देखते हो, इन बातों को आप कैसे समझेंगे? मान लीजिए यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि डू यू नो अबाउट अवर आईज कैन लिव इवन आफ्टर अवर डेथ? क्या आप जानते हैं हमारी आंखें मरने के बाद भी जिंदा रहती हैं, और अगर हम अपनी आंखों को डोनेट कर सकें तो किसी के जीवन में उजाला आ जाएगा। सोचिए एक ब्लाइंड पर्सन की लाइफ कैसी रहती होगी, उसको कुछ भी नहीं दिखता होगा। 35 मिलियन पीपल्स पूरे भारत में, पूरी दुनिया में दोस्तों 35 मिलियन पीपल अपने ब्लाइंड हैं। ठीक है दोस्तों, ऐसे लोग को पास आई नहीं है, आंख, उनकी आंखों में रोशनी नहीं है। सो वी कैन से दिस कैन बी क्योर्ड बाय डोनेटिंग आवर आईज। अबाउट 4.5 विद द नॉर्मल कॉर्नियल ब्लाइंडनेस कैन बी क्योर्ड। अच्छा, जिनका कॉर्निया सही नहीं है, ऐसे बच्चों दुनिया में 4.5 मिलियन लोग होते हैं और उनकी आंखें ठीक हो सकती हैं। बस हमें ट्रांसप्लांटेशन करना होगा, डोनेट करनी होंगी अपनी आंखें। तो 60% उसमें बच्चे हैं। आप ये देखिए, 12 साल से छोटे बच्चे, 65% बच्चे ऐसे हैं जो कॉर्नियल डिफेक्ट से रिलेटेड हैं। तो ऐसे बच्चों, ऐसे ऐसे लोगों की मदद हम बिल्कुल करेंगे दोस्तों। हमें अपने दिमाग में दृढ़ संकल्प करना होगा कि उनको हमें अपनी आंखें डोनेट करेंगे, तो उनके जीवन में एक बहुत उम्दा चीज होगी, रोशनी आ जाएगी। ऐसा हो सकता है मित्रों आपके एक प्रयास से। आई डोनर कैन बी बिलोंग टू एनी ग्रुप, किसी भी ग्रुप का हो, किसी भी जेंडर का हो। ठीक है, वी कैन से हु हु यूजेस स्पेक्टिकल और दोज ऑपरेटेड फॉर कैटरेक्ट। ठीक है, अगर किसी ने कैटरेक्ट के लिए ऑपरेट भी कराया है, कैन स्टिल डोनेट आईज। ठीक है, अच्छा, केवल वो लोग डोनेट नहीं कर सकते दोस्तों जो जो जस्ट अ सेकेंड। सो अगर डायबिटीज है आपके पास, ठीक है, हाइपरटेंशन है, अस्थमा है, और बहुत सारी कम्युनिकेबल डिजीजेस हैं, तो ऐसे दोस्तों, ऐसे लोग भी अपनी आंखें दान कर सकते हैं। सो इट्स ऑल अबाउट द व्हाट वी आर सेइंग, इट्स ऑल अबाउट द ह्यूमैनिटी। प्लीज थिंक अबाउट दैट। ओके, सो वी आर सेइंग दैट डिफरेंट सिनेरियोज वी हैव। ओके, आप क्या करिए, अपनी आंखों को हेल्थफुल रख सकते हैं। 4 से 6 घंटे वहां पे आपकी आंखों को निकाला जा सकता है। ठीक है, इन्फॉर्म द नियरेस्ट आई बैंक। क्लियर है दोस्तों, 10 to 15 मिनट्स लगते हैं आंखों को निकालने के लिए। इट्स अ वेरी सिंपल प्रोसेस। क्लियर है, समझ रहे हो दोस्तों? ठीक है, सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, यहाँ पे आप अगर देखोगे तो कुछ और चीजें हैं। फर्स्ट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म। रिफ्रैक्शन कैसे होगा प्रिज्म से, आइए समझते हैं। एक आप प्रिज्म ले लीजिए, ट्रायंगुलर प्रिज्म और रेक्टेंगुलर प्रिज्म, व्हाट वी हैव। कोई भी आपको एक प्रिज्म मिल जाता है, उसके अंदर आप जब भी लाइट प्रकाश को टकरा के वापस ये 7 रंगों में विभाजित हो जाता है। आइए समझते हैं किस तरीके से चीजें होती हैं, आइए समझते हैं दोस्त। ठीक है, जब भी हमारा प्रकाश, जो सूरज से निकलने वाला प्रकाश है, व्हाइट लाइट ऑफ सन, जब स्कैटर होती है, जब यहाँ से टकराती है, तो ये 7 रंगों में, 7 कलर्स में डिवाइड हो जाती है। दिस इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम। द कॉम्बिनेशन ऑफ 7 कलर्स इज कॉल्ड इन स्पेक्ट्रम। क्लियर है? सो इट्स ऑल अबाउट रिफ्रैक्शन। न्यूटन, सर आइजक न्यूटन, who is the first uh, discovered about the phenomena and tell about the refraction of rectangular slab we have। ठीक है, यहाँ पे आप समझिए, दोबारा से देखिए, इन बातों को दोबारा से समझिएगा। एक सेकंड दीजिए मुझे, इन बातों को हम दोबारा से समझेंगे कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म, मतलब जो प्रिज्म है उससे रिफ्रैक्शन किस तरीके से होता है। जब व्हाइट लाइट हमारी किसी प्रिज्म से टकराती है, तो प्रिज्म से टकराने के बाद ये व्हाइट लाइट 7 रंगों में विभाजित हो जाती है। क्लियर है दोस्तों?
आइए कुछ चीजों को समझते हैं, इसका हम रे डायग्राम कैसे बनाएंगे यहाँ पे समझेंगे। वी हैव अ डिफरेंट सिनेरियो वी हैव क्लियर। अगर आप देखें दोस्तों, तो यहाँ पर आपके पास एक ट्रायंगुलर प्रिज्म है ए बी सी। क्या है? ए बी सी ट्रायंगुलर प्रिज्म है, और उसके अंदर हम कभी भी कोई भी लाइट रे को स्कैटर कराते हैं। जस्ट अ सेकेंड, वी आर गोइंग टू ड्रॉ डिफरेंट सिनेरियो ऑफ दैट। ठीक है, इसको हम ड्रॉ करके देख लेंगे। आइए ड्रॉ करते हैं दोस्तों। वी हैव अ रेक्टेंगुलर प्रिज्म, सॉरी ट्रायंगुलर प्रिज्म ही वी हैव। ओके, यहाँ थोड़ा बड़ा लेना पड़ेगा, इसको थोड़ा सा बड़ा लेना पड़ेगा। क्लियर है? इस चीज को बड़ा लेना पड़ेगा और हम मूव कराएंगे इसको। ओके, कोई नहीं, गिव मी 2 मिनट्स ओनली। ओके, सो यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर प्रिज्म आपने लिया है, इसको हमने ए बी सी मान लिया। जब आप लाइट रे स्कैटर कराओगे तो ये लाइट रे यहाँ से ऐसे जाके फिर स्कैटर हो जाएगी। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि ये क्या है, इंसिडेंट लाइट आई है। जब ये टकरा के निकली तो आर बन गई, ठीक है, फिर टकरा के निकली तो अब ये क्या बन गई, ये भी आर बन गई। तो यहाँ पर एक रे डायग्राम हमने बनाना चाह रहे हैं, एक रे डायग्राम बनाना चाह रहे हैं। उसमें अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आप समझने का प्रयास करेंगे, इस वाले फिगर में होगा क्या, दो रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस हैं। ए बी एक रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस है इस साइड की, और ए सी एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है इस साइड की। यहाँ दोनों तरीके से दोनों तरफ जो लाइट रे है वो टकरा रही है। तो पीई, यहाँ पर आप देखो पीई जो लाइट रे है वो इंसिडेंट लाइट रे है। अब इसके लिए हमने एन डैश नॉर्मल डाला। ये वाली जो लाइन है दोस्तों, ये हमने यहाँ पर नॉर्मल डाल रखा है। क्लियर है? यहाँ पर एक नॉर्मल आपने डाल रखा है। जब यहाँ से लाइट रे टकरा कर ए बी के सरफेस से लाइट रे टकरा कर जाएगी तो ये आर बन जाएगी, ये जो है आर बन जाएगी। तो एंगल आई यहाँ पे बना, एंगल आर इसके बीच में आपको दिख रहा है यहाँ पर। लेट मी टेक एरो ऑफ दैट, यहाँ पर बन रहा है, ठीक है, यहाँ पर आपको दिख रहा है। अब यहाँ पर अगर आप देखें दूसरे केस में रिफ्लेक्शन कहाँ हो रहा है, एफ पॉइंट पर हो रहा है, और एफ पॉइंट पर होने की वजह से यहाँ पर जो रिफ्लेक्शन है वो एंगल ये बन रहा है, एंगल आई, और इधर एंगल आर बनेगा जो इमरजेंस एंगल कहलाएगा। ठीक है, एंगल ए इज द प्रिज्म एंगल ऑफ प्रिज्म। ठीक है, ये जो एंगल बनेगा दोस्तों ऊपर वाला, ये बनेगा एंगल ऑफ प्रिज्म। ठीक है, इंसिडेंट लाइट यहाँ से आई और ऐसे निकल गई, तो ये जो रिफ्लेक्शन है, ये जो रिफ्लेक्टिंग पार्ट है, ये रिफ्लेक्टिंग पार्ट की वजह से यहाँ पर रिफ्लेक्टेड रे बन गई है। सो आई इज ऑलवेज इक्वल टू आर, इट इज लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, इधर वाली पार्ट को देखोगे तो यहाँ से रिफ्लेक्शन, ये जो आर बनी जो रिफ्लेक्टेड रे इसके लिए थी, बट यहाँ पर इंसिडेंट रे होगी, और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये रिफ्लेक्टेड रे बन जाएगी दूसरे सिनेरियो के लिए, इस वाले रिफ्लेक्टिंग पार्ट के लिए। आई होप ऑल दिस थिंग विल बी क्लियर इन योर माइंड नाउ। सो एक एक बात ही को समझेंगे। एंगल ए जो है वो है बच्चों एंगल ऑफ प्रिज्म। अच्छा, ई जो है, ई क्या है, एंगल ऑफ इमरजेंस है। आई क्या है, जो आई यहाँ पे दिख रहा है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस है। आर क्या है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। अब इसके अलावा ये वाला जो एंगल है इसको आप डाइवर्जेंस डेविएशन एंगल कह सकते हो, एंगल ऑफ डेविएशन डी कह सकते हो। जो यहाँ पर दोनों नॉर्मल, मान लीजिए जो इमेजिनरी लाइन, जैसे मान लीजिए यहाँ पर पी क्यू लाइट जब नहीं टकराती तो ये इस तरीके से एच तक जाती। यहाँ पर अगर हम देखेंगे नॉर्मल, जो यहाँ पर दूसरे रिफ्लेक्शन के, इस वाले रिफ्लेक्शन के केस में यहाँ तक एम तक जाती। तो ये जो पॉइंट बनेगा दोस्तों यहाँ पर, ये जी बन जाएगा। जी पे जो एंगल बनेगा ये बनेगा एंगल डी, इसी को एंगल ऑफ डेविएशन कहा गया है। ठीक है,
ये सारी बातें आप समझे होंगे। ये अगर आप नहीं पढ़ेंगे तब भी कोई समस्या नहीं है। केवल ये पॉइंट्स ऐसे हैं जो बच्चों को कंफ्यूज कर देते हैं। बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जहां पर आप क्लियर करेंगे बातों को। नाउ चलिए, यहाँ पर आप समझिए कि जब भी व्हाइट लाइट किसी ग्लास प्रिज्म से टकरा कर जाएगी, सो इट विल सन रे की कैसी लाइट है? सन रेज की लाइट दोस्तों व्हाइट होती है, और यही सन रेज की लाइट रेनबो बनाती है। ऐसा कैसे पॉसिबल है? ऐसा दोस्तों इस वजह से पॉसिबल है क्योंकि जो व्हाइट लाइट होती है वो हमेशा 7 कलर्स में डिवाइड होती है, सतरंगी होती है दोस्तों। ये कैसी होती है? दुनिया सतरंगी है, ठीक है। सो अगर हम बात करेंगे प्रिज्म की, तो व्हाइट लाइट जो है वो व्हाइट लाइट 7 कलरों में डिवाइड हो जाएगी आफ्टर रिफ्लेक्शन, ठीक है। सर आइजक न्यूटन ने डबल डिस्पर्जन ऑफ रिफ्लेक्टेड व्हाट वी कैन से डबल डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट किया था। देखिए, जब हम एक प्रिज्म लेंगे तो ये प्रिज्म व्हाइट लाइट टकरा कर जब ये यहाँ से निकलेगी तो 7 रंगों में विभाजित हो जाएगी, जैसा मैंने बताया कि स्पेक्ट्रम बनेगा। लेकिन अगर हम दो प्रिज्म ले लें, सर आइजक न्यूटन ने ये वाला एक्सपेरिमेंट किया था कि अगर हम इसके स्पेक्ट्रम को रिकम्बाइन कर दें, ठीक है। अगर एक एक प्रिज्म को अगर हम सीधा लेंगे ऐसे और एक प्रिज्म को उल्टा लेंगे ऐसे, पहले उन्होंने कैसा सीधे सीधे लिए थे तो नहीं हुआ, बट उन्होंने जैसे ही उल्टा किया है तो उन्होंने देखा कि यहाँ से लाइट रे जब जा रही है तो 7 कलर्स में डिवाइड हो रही है, लेकिन जब ये कंबाइन हो रही हैं और एक लाइट रे फिर से यहाँ से कर रही है तो ये व्हाइट लाइट बन गई दोस्तों, ठीक है। So this band of 7 colors is called this band of 7 colors is called spectrum। ये चीज यहाँ इन्होंने लिखी हुई है। It is the band of distinct 7 color which is called spectrum। क्लियर है दोस्तों? It is done by सर आइजैक न्यूटन। क्लियर है? अच्छा, इस वाले पूरे फिनोमिना को रंगों रंगों 7 रंगों में व्हाइट लाइट के बढ़ जाने को दोस्तों हम कहते हैं डिस्पर्जन, ठीक है। इसको हम डिस्पर्जन कहते हैं। डिस्पर्जन इज द फिनोमिना ऑफ स्कैटरिंग द व्हाइट लाइट इनटू 7 कलर्स वी हैव, ठीक है। आप सभी दोस्तों इन बातों को समझते होंगे। आइए, ये जो फिनोमिना है, ये जो आपका सिनेरियो है, व्हाइट लाइट को 7 कलरों में डिवाइड करना, ये लाइट के प्रिंसिपल्स पर फॉलो करता है, लाइट के प्रिंसिपल्स को ऑबे करता है। बट ये चीज दुनिया में कैसे होती है? जब बारिश होती है दोस्तों, तो बारिश के साथ साथ कुछ बूंदें बादलों में रह जाती हैं, और उस कारण से जब सूरज निकलता है तो सूरज की रोशनी उन बूंदों से होकर टकरा कर वापस लौटती है, या फिर हम कहें कुछ वापस लौटेगी, कुछ वहां से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। सो अगर बूंदों से किसी भी सनलाइट को टकरा कर जब यहाँ पर रिफ्लेक्ट होगी और रिफ्लेक्ट होकर फिर वापस आएगी, तो ये एक प्रिज्म का काम करेंगे। ये बूंदें दोस्तों बादल में कोई प्रिज्म लेके थोड़ा ना जाएगा, आप ये समझिए ना। तो वहां पे क्या होगा? वहां पर जो बूंद है वही प्रिज्म का काम करेगी, और वहां पर रिफ्लेक्शन होगा। क्या होगा? लाइट का। यहाँ पर रेनबो फॉर्मेशन की वजह से ये एक मेजर रोल अदा करती हैं बूंदें। और बूंदें किस तरीके से काम करती हैं? लाइक अ प्रिज्म। क्लियर है? तो जैसे आप देखिए, रेनबो हमेशा हमारे सन के विपरीत दिशा में, जिस जिस दिशा में सूरज उगा है उस दिशा में सूरज जिस दिशा में निकलेगा उसके जस्ट पीछे वाली दिशा में हमेशा रेनबो क्रिएट होता है दोस्तों। सो यहाँ पर रेनबो के लिए हम थोड़ा सा समझेंगे। आइजक न्यूटन ने ये ग्लास प्रिज्म के दोनों स्पेक्ट्रम को ऑब्टेन करने का पहला ट्राई किया था। ये अभी भी मैंने आपको बताया। सो यहाँ पर अगर आप देखो कि स्पेक्ट्रम रेनबो कैसे बनेगा? रेनबो एक नेचुरल स्पेक्ट्रम है जो स्काई पे बनता है आफ्टर रेनिंग शावर, ठीक है। सो डिस्पर्जन फिनोमिना होता है। यहाँ पर आप देखो, टाइनी जो वाटर ड्रॉपलेट्स होती हैं एक प्रिज्म का काम करेंगे, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन होगा, और वहां पर एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन में एक रेनबो क्रिएट होगा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है,
ये पॉइंट को मैं हाईलाइट यहाँ पे करूंगा कि अपोजिट जो जो आपका यहाँ पर जो रेनबो बनेगा वो हमेशा सन के अपोजिट डायरेक्शन में बनेगा, क्योंकि जो स्मॉल प्रिज्म है वो बूंदों से बनते हैं और वहां पर जो रिफ्लेक्शन फिनोमेना है वो जस्ट उल्टा होता है। क्लियर है दोस्तों? बात समझे कि नहीं? ठीक है। सो यहाँ पर आप देख सकते हो इस चीज को, धूप निकलेगी तभी वो आपको दिखेगा, वाटरफॉल होगा जैसे, और उसकी वजह से धूप भी आ जाए तो थोड़ा सा आपको रेनबो दिखता है। कभी कभी डबल रेनबो दिखते हैं, कभी कभी ऐसा भी सिनेरियो होता है दोस्तों कि हमें डबल रेनबो दिखाई देते हैं। एक ऊपर जो थोड़ा ज्यादा तगड़ा होगा, ज्यादा डार्क होगा, ज्यादा ब्राइट होगा, वो हम कह सकते हैं, और एक उसके जस्ट नीचे, ठीक है, जो थोड़ा सा नॉर्मल होगा, थोड़ा सा धुंधला होगा, बट वो दिखेगा। सो दिस इज द all at all based on the atmospheric refraction. क्लियर है दोस्तों? एक क्वेश्चन बनता है कि हाउ मेनी प्रिंसिपल्स आर रिलेटेड विद द व्हाट रेनबो। सो यहाँ पर रिफ्लेक्शन होगा सबसे पहला, दूसरा होगा एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, तीसरा होगा डिस्पर्जन ऑफ लाइट। ठीक है, यहाँ पर तीन फिनोमेना काम करते हैं हमारे रिफ्लेक्शन के अंदर। TIR भी होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ये क्लास 12th में हम पढ़ते हैं। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। क्लियर है दोस्तों? नाउ सम अदर फैक्ट्स अबाउट दैट। देखिएगा, दो दोस्त हैं और रात में जग रहे हैं, उनको नींद नहीं आ रही है, तो क्या करेंगे? देखो, यहाँ पर एक और दोस्त है, एक का नाम मोनू, एक का नाम सोनू। सो दोनों कह रहे हैं कि आकाश में तारे बहुत हैं, आज गिन रहे हैं तारे। गिनते गिनते उनको याद आया दोस्तों कि जो तारा है चमकीला, वो इस पॉइंट पर है, मान लीजिए ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। अब सोनू कह रहा है कि नहीं मोनू, तारा कहाँ पे है? ए पॉइंट पर है। अब मोनू ने इसकी बात नहीं मानी। मोनू कह रहा है बच्चों कि जो तारा है दोस्तों, ये कहाँ है? बी पॉइंट पर है। दोनों लड़ रहे हैं आपस में। सोनू कह रहा है नहीं, ये जो है ए पॉइंट पर है, मोनू कह रहा है नहीं बी पॉइंट पर है, और इसी पे झगड़ा हो रहा है। आइए तो समझते हैं दोस्तों कि आखिरकार ये जो तारा है ये है कहाँ। ठीक है, ये दोस्तों है कहाँ? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन एक फिनोमिनल होता है, ठीक है। हवा के साथ साथ जो बादल में जो जो एटमॉस्फेयर है, उसके अंदर दोस्तों एक बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही रोचक घटना होती है कि हमारी जो पृथ्वी है, होता क्या है रात में, हमें आकाश में जितने भी तारे होते हैं वो टिमटिमाते हैं, दैट आर शाइनिंग, दैट आर ट्विंकलिंग इन द स्काई। सो ट्विंकलिंग इन द स्काई में आपको कभी वो बंद होगा, कभी वो फिर उसका जो ब्राइटनेस है वो आपको दिखेगा। तो ये एक बेसिक फिनोमिना है जो यहाँ पर यूज हो रहा है। तो जब 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 वो चमकेगा तो वो दिखेगा, और जो चमकना बंद हो जाएगा तो नहीं दिखेगा, दोबारा चमकेगा तो फिर उसकी पोजीशन को आप एग्जैक्टली नहीं नहीं समझ सकते हो। ये होता क्यों है आप समझिए इस चीज को। ये होता क्यों है? देखो, जब भी कोई फ्लिकरिंग ऑब्जेक्ट होगी, जब भी कोई ऐसी बंद बार बार चमक रही होगी, बार बार बंद हो जा रही होगी, सो रेंडमली ऐसा हो रहा होगा, तो आप इस चीज को नहीं देख पाओगे। टर्बुलेंस स्ट्रीम ऑफ हॉट एयर राइजिंग अबव फायर और रेडिएटर्स, आप देखते हो कि ऐसी चीजों को आप नहीं देख पाओगे। सो यहाँ पर आपके जो है पूरा सब चीजें काम करेंगी कहीं पर। देखो समझाते हैं, हम समझाते हैं, समझते हैं एक एक चीज को बहुत ही बारीकी से। देखो दोस्तों, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार एक सिमिलर फिनोमिना है, ठीक है। लार्ज स्केल पर हम इस चीज को एक्सप्लेन कर सकते हैं। देखो देखो, लेट अस एक्सप्लेन हाउ वी कैन हैपनिंग ऑफ ऑल दिस, ठीक है। देखो, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार होता कैसे है? ट्विंकलिंग ऑफ स्टार इज ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन ऑफ स्टार लाइट, ठीक है। होता क्या है? देखो दोबारा से समझाता हूँ कि कि हमारी जो अर्थ है, हमारी जो अर्थ है वो इस तरीके से है। अब जो तारे हैं वो कहाँ पे होंगे? यहाँ पे होंगे, ठीक। अब जो तारे हैं वो कहाँ पे होंगे? यहाँ पे। आप कहाँ खड़े हो? यहाँ पे, ठीक। सो ये आप अगर इसको देखोगे तो आप जानते हो अर्थ के एटमॉस्फेयर में
we have 5 layers, we have 5 layers in the earth atmosphere. So कहीं पर हवा बच्चों गर्म होगी, कहीं पर हवा ठंडी होगी, so उसकी वजह से रेयर और डेंसर मीडियम्स बनेंगे. We have 5 layers: troposphere, exosphere, mesosphere, ionosphere, और स्ट्रेटोस्फीयर. डिफरेंट टाइप्स ऑफ वी हैव. सबसे ऊपर एक्सोस्फीयर होगी, नीचे की तरफ ट्रोपोस्फीयर होगी. सो एटमोस्फीयर में आप देखोगे इस तरीके से चीजें होती हैं. सो डिपेंडिंग ऑन द डिस्टेंस, द कहीं पर आपकी जो हवा है वो कहीं पे गर्म होगी, कहीं पर ठंडी होगी. सो उस केस में अगर लाइट रे यहाँ से ऐसे ऐसे आएगी, ऐसे आएगी, तो कहीं पर वो बेंड हो जाएगी टुवर्ड द नॉर्मल, कहीं पर बेंड हो जाएगी अबव अवे फ्रॉम द नॉर्मल. सो ऐसे केसेस बनेंगे. इस वजह से वहां पर जो है हम रिफ्रैक्शन के केसेस की वजह से किसी भी स्टार की एग्जैक्ट पोजीशन, वो कहाँ पर एग्जैक्टली ट्विंकल कर रहा है, वो नहीं बता सकते. ठीक है. हम एपरेंट पोजीशन ही हमेशा देखते हैं. सो सोनू और मोनू एपरेंट पोजीशन को ही देख रहे हैं. एपरेंट पोजीशन यहाँ पर है, आभासी प्रतिबिंब यहाँ बन रहा है, दैट इज कॉल्ड इमेजिनरी. वहां पे है नहीं, बट वो है, वहां पर दिख रहा है. स्टार की एग्जैक्ट पोजीशन यहाँ पे है. सो आप समझ पाए, ये ऑल बिकॉज ऑफ होता है रिफ्रैक्शन फिनोमिना. एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन यहाँ पर, ये रिफ्लेक्शन, ये तारा कहाँ है, यहाँ है, बट यहाँ दिख रहा है. सो इट इज ऑल अबाउट रिफ्रैक्शन फिनोमिना, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन. में आप समझोगे इन बातों को. बहुत ही अच्छे से मैंने क्लियर करने का प्रयास किया है. सो नाउ वी कैन कंसेप्ट क्लियरेशन, वी कैन क्लियर द कंसेप्ट ऑफ द रिफ्रैक्शन फिनोमिना वी हैव. ठीक है. बातों को समझ पा रहे हो कि नहीं? आइए समझते हैं. आइए कुछ और चीजों को देखते हैं. देखो, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार में आपने बहुत सारी चीजों को समझा. ये बातें समझी कि किस तरीके से होता है. आइए कुछ और चीजों को देखते हैं कि एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन जो है ऑकर करता है मीडियमली ग्रेजुएट, ये सब. ठीक है. एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह, एटमॉस्फेरिक सॉरी रिफ्रैक्शन की वजह से, रिफ्रैक्शन की वजह से आप ये भी देखोगे कि यहाँ पर जो जो सन का एडवांस सनराइज है और डिले सनसेट है, वो क्यों होता है. ठीक है. ये भी देखोगे. सन इज विजिबल टू अस अबाउट 2 minutes बिफोर द एक्चुअल सनराइज एंड आफ्टर द एक्चुअल सनसेट. पृथ्वी पृथ्वी की जितने भी हमारे ग्रह हैं, पृथ्वी के हमारे जितने भी प्राणी हैं, वो सूरज को देख पाते हैं 2 मिनट पहले ही सूर्य उदय होने के, और 2 मिनट बाद सूर्य अस्त होने के. ऐसा क्यों होता है? दिस इज ऑल्सो रिलेटेड विद एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन. होता क्या है, यहाँ पर भी अपरेंट केस लगेगा. अपरेंट केस समझे कि आपकी जो एग्जैक्ट पोजीशन होगी वो तो कहाँ होगी, वो यहाँ पर होगी, बट आपको कहाँ दिख रही होगी, यहाँ पर. क्योंकि एक एंगल क्रिएट होता है, यहाँ पर एक एंगल क्रिएट होता है. अब देखो, एक्चुअली the sun is at the origin of origin line. ठीक है. 10.10 में आपको दिख रहा होगा. पृथ्वी पर जो भी ऑब्जर्वर खड़ा है वो सूरज को देख रहा है, बट सूरज कहाँ है, सूरज तो यहाँ है. अभी अभी ठीक से निकला भी नहीं है. सो द टाइम डिफरेंसेस बिटवीन द टू एक्चुअल सनसेट एंड द अपरेंट सनसेट इज बिकम 2 मिनट. 2 मिनट का अंतर रहता है इन सभी बातों को. ठीक है. इन सभी चीजों के लिए आप देखोगे यहाँ पर बच्चों 2 मिनट का अंतर रहता है. आइए समझते हैं इस बात को. क्लियर है. यहाँ पर एक बात और समझेंगे कि सनलाइट जो है, सनलाइट डिफरेंट, अगर यहाँ पर इस वाले फिनोमिना, इस वाले चीज को समझे, यहाँ पर एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन लगता है, इफेक्ट ऑफ सनराइज एंड सनसेट. क्लियर है. वही चीजें यहाँ पर भी लगेंगी. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस different types of devices we have, different types of phenomena we have. ठीक है. Scattering of light. Scattering of light plays a very important role
स्कैटरिंग ऑफ लाइट आप देखोगे वाटर एंड डीप सी, ये ब्लू दिखता है आपको, ठीक है, आकाश का रंग ब्लू दिखता है, ये सारी चीजें रिलेटेड होती हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट से, ठीक है। कभी कभी आप देखोगे यू हैव ऑलरेडी लर्नड अबाउट स्कैटरिंग ऑफ लाइट थ्रू कोलोइडल सॉल्यूशन विच इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट क्या है? टिंडल इफेक्ट इज स्पेशल टाइप ऑफ इफेक्ट। इन दिस वी आर गोइंग टू व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस कि अगर आप किसी कोलोइडल सॉल्यूशन से लाइट पास कराते हो तो उसके पार्टिकल्स विजिबल हो जाते हैं। अर्थ एटमॉस्फेयर में भी ऐसा ही होता है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स होते हैं, माइन्यूट पार्टिकल, छोटे छोटे गैसेस होते हैं, वहां पे छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल होते हैं जैसे स्मोक के, ठीक है, टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स होती हैं, कुछ धूल के कण फंसे रहते हैं हमारे, है ना, एटमोसफियर में अंदर। तो सारी जब लाइट रे, बीम ऑफ लाइट गिरती है तो वहां पर उन सभी रास्तों को, उन सभी फंसे हुए कणों को दिखाती है। क्लियर है? समझ रहे हो कि नहीं? आफ्टर रिफ्लेक्शन डिफ्यूजली बाय दीज पार्टिकल्स। तो ये सब बातें आपने टिंडल इफेक्ट में, ये पूरा एक टिंडल इफेक्ट का ये पूरा सिनेरियो बनता है। दिस दिस इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट, द स्कैटरिंग ऑफ व्हाइट लाइट, या फिर हम लाइट कह लें, थ्रू द पार्टिकल्स दैट मेक्स द थिंग्स विजिबल। दिस इज टिंडल इफेक्ट, ठीक है। यहाँ पर कैनोपी ऑफ ट्री में डेंस फॉरेस्ट होते हैं, भारी जंगल होंगे, जंगलों में आप देख सकते हो कि एक पूरे जंगल में अंधेरा है, बट कहीं से प्रकाश आ रहा है, कहीं से प्रकाश आ रहा है, तो उसके जो प्रकाश के बीच में जो कण फंसे हैं वो भी दिखेंगे आपको। अगर घर के दरवाजे बंद कर दीजिए और वहां से सांसें हैं, ठीक है, डोर में सांसें हैं, तो सांसों से आप प्रकाश को देखेंगे, तो वहां पर जो डस्ट पार्टिकल फंसे होंगे वो भी आपको दिखेंगे। दिस इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट, ठीक है। बात समझ रहे हो कि नहीं? कलर ऑफ स्कैटरिंग लाइट डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द स्कैटरिंग पार्टिकल्स। फाइन पार्टिकल्स जो होंगे, छोटे पार्टिकल्स होंगे, वो ब्लू लाइट की पार्टिकल्स साइज, ये सब बहुत ही चीजें। अच्छा, एक बात मैं बताऊं आपको कि स्कैटरिंग जब होगी तो वहां पर कौन से कलर का जो है वो ज्यादा दिखेगा, कौन से कलर का कम दिखेगा, ये बात बच्चों डिस्कस होगी वेवलेंथ के लिए, ठीक है। अगर लॉन्गर वेवलेंथ का पार्टिकल होगा तो वो हमें बड़ा दिखेगा, अगर हमें स्मॉलर पार्टिकल्स होगा, वेवलेंथ छोटी होगी तो उसका स्मॉल साइज पार्टिकल दिखेगा। क्लियर है? समझ रहे हैं? सो व्हाई द कलर ऑफ स्काई इज ब्लू? द नेक्स्ट थिंग इज कि स्काई का कलर ब्लू क्यों होता है? हमारे जो आकाश है, जो आकाश का रंग है वो नीला क्यों होता है? क्योंकि जो मॉलिक्यूल्स ऑफ एयर हैं, हवा के जो मॉलिक्यूल्स हैं, उनके अंदर फाइन पार्टिकल्स रहते हैं, और जैसे ही व्हाइट लाइट उनके पार्टिकल से टकराती है तो जो वेवलेंथ है व्हाइट लाइट की या विजिबल लाइट की हम कह लें, सो वो मोर इफेक्टिव है, ठीक है। वो जो है, या ऐसे कह लेंगे कि जब आकाश के रंग नीला इस वजह से होता है कि आकाश में जब व्हाइट लाइट स्कैटर करती है तो वो सारे रंगों को, केवल केवल ब्लू लाइट को छोड़कर सारे रंगों को एब्जॉर्ब कर लेती है, एक्सेप्ट ब्लू कलर, एक्सेप्ट ब्लू कलर विच इज हैविंग शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। इसकी वेवलेंथ कैसी होगी? शॉर्टेस्ट होगी। तो ये जो है दोस्तों, ये हमारा एब्जॉर्ब नहीं हो पाता, दैट इज वाई द स्काई इज ब्लू, ठीक है। अच्छा, एक और बात कि इफ द अर्थ हैज नो एटमोसफियर, अगर अर्थ पर बच्चों कोई भी एटमोसफियर नहीं होता तो हमारी जो पृथ्वी है वो काली दिखती, वो काली दिखती, याद रखिएगा। स्काई appears dark to the passenger flying at a very high altitude as scattering is prominent at such heights। याद रखिए, आप अगर आप अगर स्पेस में हो तो स्पेस में अगर पृथ्वी को देखेंगे या पृथ्वी के पे रहने वाली चीजों को देखेंगे तो वहां पर उनको वो सब रंग बिरंगी नहीं लगेंगी, बिकॉज देयर इज नो एटमोसफियर। स्पेस में कोई भी एटमोसफियर नहीं है, वहां हवा नहीं है दोस्तों। then we can say the the earth appears to be dark to that passenger, to that human which is in space or any other heights, बहुत ज्यादा हाइट पर होंगे तो। समझ रहे हो? अब सुनिए, डेंजर सिग्नल्स
जो हैं आपके ट्रैफिक लाइट्स जो हैं उनके कलर को हम रेड क्यों करते हैं? क्योंकि रेड का जो है वेवलेंथ जो है बच्चों, रेड के केस के अंदर वो वेवलेंथ मोर स्ट्रांगली होता है। यहाँ पर आप कहो, देखो समझो, यहाँ पर आप अगर देखेंगे, एक बात मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ। देखिए, यहाँ पर अगर हम प्रिज्म के वाइट 7 कलर के स्कैटरिंग को देखें, एक बार समझिए कि यहाँ पर व्हाइट लाइट और वेव, सबसे नीचे क्या है? सबसे नीचे दोस्तों क्या है? दोस्तों बताओ, चलो बताओ, बताओ। विव ग्योर, ठीक है, विव ग्योर, YOR। तो आर क्या है? आर की जो रेंज है या वेवलेंथ है वो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, आर की जो वेवलेंथ है वो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। बट यहाँ पर अगर आप देखें, विवग्योर यानी कि वायलेट की जो वेवलेंथ है वो सबसे मोर है या हाईएस्ट। तो आर आर का जो प्रकीर्णन है वो सबसे कम होगा। तभी वो जो रेड लाइट है ट्रैफिक में या कहीं और, आप देखिए उन सभी केसेस के अंदर आप देखोगे तो आपको व्हाइट लाइट में जो रेड कलर होगा वो कम स्कैटर होता है सबसे ज्यादा, तो दूर तक दिखेगा दोस्तों। ठीक है, ये एक बहुत दूर तक दिखने वाली रंग होता है, बहुत ही दूर तक दिखेगा। रेड एटलीस्ट ऐसा होगा, कभी फॉग हो, कभी स्मोकी हो, कभी कोहरा हो, तब भी धुंध होने की वजह से फिर भी वो दिखेगा, क्योंकि रेड कलर की जो वेवलेंथ है वो शॉर्टेस्ट होती है। क्लियर है दोस्तों? ये बातें समझ आई? ये एक पूरा चैप्टर था जो मैंने आपको यहाँ डिस्कस किया है। होप दिस विल हेल्प यू। आई होप यू ऑल हैव टू डिफरेंट सिनेरियोज, जो भी आपको चीजें यहाँ पे पसंद आई हैं उनके लिए कमेंट और लाइक जरूर बनाएगा दोस्तों। एंड अगर कोई दोस्त आपके साथ पढ़ रहे हैं, आपके कंपटीशन के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो उनको भी ये सेशन पसंद आएगा दोस्तों। शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि यहाँ हम आपके लिए बहुत सारी ऐसी चीजें लेके आते हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से या कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं। मिलेंगे एक नए लेक्चर के लिए, तब तक आप अपना विशेष ध्यान रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम साथी।